हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। हम लोग आज अपना नया केमिकल रिएक्शन पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर शुरू किए थे उसी का वीडियो है। तो अगला टॉपिक क्या है अपना, उसमें हम लोग बता रहे थे उस क्लास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो उसमें सबसे पहले देखे थे चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर। आज देखेंगे चेंज ऑफ टेम्परेचर या उसको चेंज इन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो इसमें समझना क्या है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं ना जिसको टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर या तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा या तो टेम्परेचर को रिलीज करेगा। तो ओवरऑल क्या चाहिए, चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। समझे बात? इस चीज को कैसे समझेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो कि A2 प्लस B2 प्रोडक्ट आपस में मिलके AB रिएक्शन दे दिया। समझे बात? तो AB रिएक्शन है, AB प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, A2 प्लस B2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन किया और प्रोडक्ट हमको मिला। तो हम लोग कहते हैं ना कि when two or more substance react with each other to give a product, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट देता है। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो रिएक्टेंट वाला है वो आपस में रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A2 मॉलिक्यूल है, जैसा कि H2 मॉलिक्यूल होता है एग्जांपल के लिए, उसमें HH बॉन्ड होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ A2 है तो इसमें क्या होगा, A बॉन्ड होगा। तो ये A बॉन्ड पहले टूटता है, इसी तरह से ये BB बॉन्ड भी टूटता है। तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, ये बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए, इसका मतलब उसको हीट चाहिए, और हीट कहां से मिलेगा, टेम्परेचर से। तो हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और A मॉलिक्यूल A एटम में टूट जाता है, और उसके बाद फिर इसके साथ दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और फिर हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें A B बॉन्ड बना है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट बना, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगा। जितना एनर्जी अगर यहाँ लिया प्रोडक्ट बनने में, अगर उतना एनर्जी रिलीज हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अब हो सकता है कि जितना एनर्जी हमने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तोड़ने में दिया उससे कम निकले या उससे ज्यादा निकले, दो ही केस हो सकता है। समझे? तो अगर जितना एनर्जी हमको इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने में लगा, अगर उससे ज्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हुआ तो ओवरऑल एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। समझे? इस एनर्जी चेंज को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा H से दिखाते हैं। डेल्टा H बराबर होता है समेशन ऑफ एनर्जी चेंज इन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एनर्जी चेंज इन रिएक्टेंट। तो अगर ये चेंज नेगेटिव आया, इसका मतलब ये ज्यादा था, समझे, और ये कम था। तो अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। अगर उल्टा हो जाए तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो एनर्जी रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होता है तो उसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। और ये माना जाता है कि जहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा, और इंडोथर्मिक रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें हीट चाहिए। या ऐसे कह सकते हैं इसको, मान लो तुम एक बिजनेस शुरू किए, उस बिजनेस में तुमने पैसा लगाया, जिस तरह से हमने रिएक्शन करने के लिए यहाँ हीट इसको प्रोवाइड किए बॉन्ड टूटे ताकि, तो उसी तरह से तुमने पैसा लगाया और जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा पैसा ना निकले तुमको, तो वो बिजनेस क्या होगा, खराब हो गया, वो लॉस में जा रहा है, बंद करो, वो नहीं करना चाहोगे। तो उसी तरह से इस रिएक्शन को हम लोग नहीं करवाते। ठीक है, ये फिजिबल नहीं माना जाता है। तो बस इतना ही चीज है। आगे तुम्हारे मन में चल रहा होगा सर इसको और डिटेल में बताइए, जरूर बताएंगे इसको। एक्सो इंडो क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक इतना स्टेटमेंट को तुम लोग अपने नोट डाउन करो कॉपी में, और अच्छा लगा हो लाइक करके शेयर करो, और जो नया आया है सब सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, ताकि तुमको अगला लेक्चर मिलते रहे। समझे बात?
इतना नोट करो, फिर इसको एग्जांपल से समझते हैं। नोट कर लिए सब? देखो आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं उसी का, चेंज इन टेम्परेचर का। क्या किए ना, जिंक लिए, जिंक को H2SO4 एक्वस मतलब डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट या एक्वस करने का मतलब हुआ कि ये जो H2SO4 एसिड था ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो कंसंट्रेटेड या तो उसको हम डाइल्यूट। दूसरा डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ कि इस एसिड में अमाउंट ऑफ वाटर जो हो वो ज्यादा हो, तो इस एसिड में वाटर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, मतलब लेस कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो लेस कंसंट्रेटेड होगा तो इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी रिएक्शन करते हैं तो एसिड को ना एक्वस या डाइल्यूट मीडियम में लेते हैं, समझे बात? तो जिंक जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बना सकता है, पता है तुम लोग को, ये मेटल है, ये एसिड है, जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, समझे बात? तो ये रिएक्शन जब एक फ्लास्क में हो रहा था तो हम लोग क्या देखे ना कि दिस द फ्लास्क इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस वाज फाउंड टू बी वार्म। ऐसा क्यों हुआ होगा, हमने रिएक्शन करवाया फ्लास्क में, और फ्लास्क जब रिएक्शन हो चुका था तो कुछ देर बाद हमको क्या, उसको अगर हम पकड़े तो हमको गर्म लगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर रिलीज किया, समझे बात? टेम्परेचर रिलीज किया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझे? तो इतना ये सब था पूरा क्या, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब उस मतलब अगला क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके जब प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें हमको गैसेस मॉलिक्यूल दिखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ कोई भी हाइड्रोकार्बन CH4 C2H6 मतलब मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, कुछ भी ले लो, जिसको हम लोग फ्यूल के नाम से जानते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारा फ्यूल है, और जब भी फ्यूल जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट को हम लोग एज ए मशीन में यूज करते हैं, मशीन को ड्राइव करने के लिए। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसको फ्यूल माना गया है, मतलब उसी को फ्यूल बोला जाता है। तो जब भी इस हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम भी मीथेन है, मीथेन गैस होता है, मार्स गैस इसको बोलते हैं, दलदल में पाया जाता है, तो इसको जलाएंगे, इसका मतलब, इसको जलाने से मतलब होगा कि इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि कोई सब्सटेंस जलेगा तो किसके प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सबको पता है ये चीज। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जला तो क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, समझे? तो ये गैस था, ये गैस था, और हमको क्या मिला है, गैस, ठीक है? अब देखो इस चीज को हम पता भी कर सकते हैं, कैसे, क्या करेंगे, इस रिएक्शन वेक्शन में गैस निकल रहा है, इसका मतलब गैस तो ऊपर निकल रहा होगा, इसीलिए हम एरो से इसको दिखाए हैं। जब भी ये एरो दिखता है कहीं किसी की साइड में, समझ जाओ गैस है, समझे? क्योंकि गैस हमेशा हल्का होता है, ऊपर उठता है। तो गैस ऊपर उठेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे मान लो कि रिएक्शन वेक्शन में हो रहा था ये रिएक्शन, तो गैस निकलेगा तो उधर से कहीं से निकलेगा जहां से खुला रहेगा, तो उसके सामने क्या करेंगे, एक जलता हुआ कैंडल को ले जाएंगे और वो क्या होगा, बुझ जाएगा। इसका मतलब कोई ऐसा गैस निकला था उसमें कि वो मतलब जलते हुए दिए या मोमबत्ती को क्या किया, बुझा दिया। तो हम समझ जाएंगे अच्छा CO2 निकला है, क्योंकि CO2 बुझा देता है, समझे बात? तो ये हमारा क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसी तरह से बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है। मान लो कि कोई एसिड को तुम मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो फिर से गैस निकलेगा, समझे? और ये गैस तो बुझाता नहीं है आपको, तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो हम इसको क्या करेंगे, एक मतलब नली, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब के सहारे, ग्लास ट्यूब के सहारे हम क्या करेंगे, एक बड़ा बाल्टी में पानी रख लेंगे, उस ट्यूब को उसमें डालो तो बबल बनना शुरू हो जाएगा। बबल बनने का मतलब क्या हुआ कि इस ट्यूब से गैस निकला, समझे बात? क्योंकि पानी पहले बबल नहीं कर रहा था, अब क्या हुआ, इस ट्यूब को जैसे पानी में डाले तो गैस मतलब बबल करना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, गैस निकलना शुरू हो गया। तो ये हम समझते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो इतना नोट करो। अब देखो इसमें कुछ और रिएक्शन हो सकता है क्या, बहुत सारा रिएक्शन हो सकता है। जहां भी तुमको ये दिखे साइन तो समझ जाना कि ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, समझे बात? बाकी ये सब जो साइन है ये इसके फिजिकल स्टेट को बताता है। इसको हम केमिकल इक्वेशन जब बताएंगे ना उसमें सब अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या बताता है।
ठीक है, इतना नोट करो। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट बनना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, समझे बात, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, समझे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, इतना लिखो, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, देखो इसको, ये हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड बनता है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जनरली डाउनवर्ड एरो से दिखाया जाता है और उसका कुछ कलर भी होता है, वो सॉलिड होते हैं, वो रिएक्शन बेसल में आसानी से नीचे बैठ जाएंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखो इसका, KCl सॉलिड जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो Ag जो सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट, इसमें सिल्वर ना हर हमेशा इसमें से जो भी यहाँ हैलाइड प्रेजेंट होगा उसको पकड़ लेता है, और करस्पॉन्डिंग जैसे यहाँ Cl है तो AgCl, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। इसको कैसे पहचानेंगे, तो तुमको इसके बगल में या तो सॉलिड लिखा मिलेगा या तो एरो डाउनवर्ड लिखा मिलेगा, समझे बात, तो इसको पहचानना। हर एक पीपीटी का प्रेसिपिटेट का अपना अपना कलर होता है, इसका कलर कैसा है, व्हाइट, और साथ में क्या होता है, KNO3। इसी तरह से नीचे भी एक रिएक्शन लिखा हुआ है, AlCl3 NaOH gives क्या, AlOH whole thrice एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये भी व्हाइट कलर का पीपीटी होता है और साथ में 3NH निकला है। तो ये इतना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना अच्छे से। अगर तुमको कहीं दिक्कत है तो कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो शेयर करके लाइक कर दो, और जो नए हो उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगले दिन या आज ही कुछ इसका अगला भी पार्ट आ सकता है, समझे बात, तो वो अपडेट तुमको मिले।